स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे पहले इसके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो 6 चैप्टर है ये भी 5 चैप्टर के साथ ही रिलेटेड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के साथ ही। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 चैप्टर और 6 चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट दोनों सेम यूनिट में, एक ही यूनिट में दिए गए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है सेकंड यूनिट, उसका ये नेक्स्ट चैप्टर है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती है, जैसे नेटवर्क। अब नेटवर्क में क्या होता है कि जब डिफरेंट डिवाइसेज, जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस सेल है और एलिमेंट्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर है और इंडक्टिव कॉइल है, ये इंडक्टिव कॉइल, इस तरीके की डिवाइसेज किसी सेल के साथ जब कनेक्ट होती है सर्किट में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। ये पूरा एक नेटवर्क है। ये कैपेसिटर है, ये सेल है E1, जैसे ये E2, ये आपके पास ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टिव कॉइल, एलिमेंट्स के साथ जब कोई कनेक्टेड होता है, कोई कनेक्शन होता है, तो इसको नेटवर्क बोला जाता है। अब इसमें नेटवर्क में फिर बात आती है ब्रांच की। ब्रांच तो एक जो इसकी एक साइड या एक एलिमेंट के साथ कोई भी एक, यूँ कह दीजिए सर्किट की एक साइड जिसमें करंट फ्लो होती है या करंट फ्लो नजर आती है, डेफिनिट करंट जिसमें फ्लोइंग रहती है, उसको हम कहते हैं ब्रांच। ठीक है। ब्रांच के बाद बात आती है लूप। तो लूप जो है ये डिफरेंट ब्रांच से मिलकर बनता है। ये एक लूप बन गया, जैसे ये एक लूप बन गया, ये सेकंड लूप बन गया, इस तरीके से। तो लूप में को हम ये कह सकते हैं कि टू और मोर देन टू ब्रांचेज का जब कंबाइंड होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या बनता है, लूप बनता है। उसके अलावा एक डेफिनेशन आती है नोड। ये एक डेफिनेशन समझने की है केवल सिंपल। नोड क्या होता है, जंक्शन पॉइंट इन सर्किट। किसी भी सर्किट में जो जंक्शन पॉइंट होता है जहां पर टू और मोर ब्रांच आकर मीट करती है, दो या दो से अधिक ब्रांच एक साथ अगर आकर मीट करें, जैसे ये ब्रांच और ये ब्रांच तीनों यहां पर मीट कर रही है, तो ये नोड पॉइंट बोला जाता है। ओके। और एक होता है एक्टिव सर्किट एंड डिसएक्टिव सर्किट, या एक्टिव लूप और डिसएक्टिव लूप। तो ये एक्टिव और पैसिव बोलते हैं, वैसे सॉरी डिसएक्टिव नहीं, पैसिव सर्किट। तो एक्टिव सर्किट उसको बोला बेटा जिसमें सोर्स प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है उसको एक्टिव सोर्स सर्किट बोला है, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स प्रेजेंट नहीं होता है उसे पैसिव सर्किट बोला है। तो इस तरीके से दो तरह के सर्किट होते हैं, एक एक्टिव। अभी फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पर इसमें भी सोर्स प्रेजेंट है, इसमें भी सोर्स प्रेजेंट है, पर अगर सपोज करो मैं यहाँ पर एक ये अगर ये लूप ले लूँ, अब करंट तो भले इसमें फ्लो हो रही है लेकिन इसके अंदर सोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो पैसिव सर्किट बोला जाएगा। तो ये इनिशियल कुछ डेफिनेशन हमारे पास है जो हमें माइंड में रखनी है। वैसे ही पर चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से। यहाँ पर किरचॉफ्स ने 2 लॉज दिए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये जो लॉ है बेटा, इसको हम लॉ ऑफ करंट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ करंट। ये यूं कहता है बेटा
कि इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट द सम ऑफ इनकमिंग करंट एट अ नोड पॉइंट एंड सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम दिस नोड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इनकमिंग करंट का जो सम है और जो आउटगोइंग करंट का जो सम है वो इक्वल होता है। यानी यहां पर यूं स्टेटमेंट दे सकते हैं, दी सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड सम ऑफ आउटगोइंग करंट at a node point in electric circuit always remains constant, always remains constant। ये आपके पास फर्स्ट लो है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये आप यूं देख लीजिए, ये आपके पास किसी सर्किट में नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट है। अब यहां से I1 करंट फ्लो हो रही है, यहां I2 करंट आ रही है, इधर सपोज करो I3 करंट गई और इधर I4 करंट गई। तो इस नोड पॉइंट पर इनकमिंग करंट तो हो गई और I1 प्लस I2, ये भी इनकमिंग हो गई यहाँ पर, और ये दोनों आउटगोइंग हो गए। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एट नोड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डायग्राम एट नोड पॉइंट I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। अब जब आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो यही हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। और आप इसे बोल सकते हैं समेशन I इक्वल टू 0। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट और बन जाता है, और वो सेकंड स्टेटमेंट क्या बनता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट अ नोड पॉइंट इन अ सर्किट रिमेन्स 0। ये आपके पास इसका सेकंड स्टेटमेंट है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स at node of a electric circuit remains जीरो। ये आपके पास इसका सेकंड स्टेटमेंट बन जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि करंट जो होती है वो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब हमने कहा कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, तो इसका मतलब डेफिनिट टाइम इंटरवल में जितना चार्ज इनकमिंग हो रहा है उतना ही चार्ज आउटगोइंग हो रहा है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज कंजर्व रहता है। तो ये भी एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंटली आता है बेटे कि फर्स्ट लॉ किस लॉज पर डिपेंडेंट होता है। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर ये बता सकते हैं, फर्स्ट किरचॉफ फर्स्ट लॉ
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज डिपेंड्स on the conservation of charge, conservation of charge। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है। और वैसे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट पूछता है तो वो बता ही दोगे आप। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है उसमें किस टाइप से आता है वो भी देख लो। जैसे एक क्वेश्चन यूं ब्रांचेज बना देता है, जैसे इस टाइप से यहाँ पर 5 एम्पियर करंट दे दी, यहाँ 2 एम्पियर करंट दे दी, इधर 1 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, और आपसे I की वैल्यू पूछ ली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, ये यहाँ पर उसने पूछ लिया। द वैल्यू ऑफ I, ये क्वेश्चन आपके पास बन गया। तो इसमें देखो सबसे पहले इस नोड पॉइंट पर यदि बात करो आप, तो इस नोड पॉइंट पर 5 एम्पियर इनकमिंग थी और 2 एम्पियर आउटगोइंग थी, तो यहां से ओनली 3 एम्पियर आगे इंक्रीज हो गई। 3 एम्पियर में फिर 1 एम्पियर और ऐड हो गई, तो हो गई 4 एम्पियर। ये 1 एम्पियर ऐड हो गई, एरो से पता लग रहा है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर यहाँ आई, फिर यहाँ पर 2 एम्पियर और ऐड हो गई, तो ये 6 एम्पियर हो गई। ये 6 एम्पियर यहाँ तक आएगी, उसमें से 3 एम्पियर माइनस हो गई, तो फिर रिमेनिंग बची 3 एम्पियर। इट मीन्स ये जो I की वैल्यू होगी ये 3 एम्पियर होगी। तो आप यहाँ पर ये इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। 5 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस I इज इक्वल टू 0। जो भी आउट गोइंग है उसको मैंने माइनस ले ली, और जो भी इनकमिंग है उसको मैंने प्लस ले ली एल्जेब्रिक सम की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यानी यहाँ पर ये जब सोल्व करेंगे तो 3 1 4 6 3 माइनस I इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा आपके पास क्वेश्चन बन जाता है, आता है एग्जाम में। ओके, इसके बाद आपके पास आता है बेटा किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ है, ये एक क्लोज लूप के लिए, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, और वोल्टेज के लिए बेटा ये लूप लॉ भी बोला जाता है इसे। ये यूं कहता है कि किसी क्लोज लूप में द सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां भी एल्जेब्रिक सम की बात करेंगे बेटा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at each element in electric circuit is equal to algebraic sum of
algebraic sum of EMF electromotive force of cells, इलेक्ट्रिक सेल्स, ये आपके पास इसमें होता है। जैसे ये आपके पास एक कोई भी हम सर्किट लेते हैं, ये इस तरीके से सपोज करो ये E1 EMF है और ये E2 EMF है। यहां पर ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2, R3, R4 और R5। अब ये यहां पर यहां से करंट I1 फ्लो हो रही है, ये I1 यहां तक आ गई। यहां से I2 फ्लो होती हुई ले रहे हैं हम, ये I2, ये I1 और I2 दोनों मिलकर इसमें जाएगी, I1 प्लस I2, और फिर यहां से I2 अपने सेपरेशन हो जाएगी, I1 यहां, और ये इस तरीके से सर्किट चलता रहेगा। अब अगर मैं इस क्लोज लूप की बात करता हूं, A B C D में नाम दे देता हूं इसको, ये I2 C D E, तो इन क्लोज्ड लूप A B E F A, इसके अंदर यहां से करंट फ्लो हो रही है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, यहां पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहां ये नेगेटिव। तो फर्स्ट एंड का सिलेक्शन जब मैं कर रहा हूं, यहां ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से स्टार्ट होता हूं, तो I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 R3 प्लस I1 R4 माइनस E1 इक्वल टू 0। तो ये E1 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहां पर बात करूं, इन क्लोज्ड लूप B C D E B, ये देखिए। अब अगर मैं यहां से स्टार्ट होता हूं इसमें, तो यहां से स्टार्ट होने पर ये प्लस I1 प्लस I2 R3, फिर ये भी प्लस I2 R5, क्योंकि करंट इधर से फ्लो हो रही है, ये माइनस E2, फिर ये प्लस I2 R2 इक्वल टू 0। अब अगर मैं आउट साइड का लूप लेता हूं, इन क्लोज्ड लूप A B C D E F A, ये तो आप देखो यहां I1 R1, यहां पर अब ये माइनस में आ जाएगा आपके, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस I1 प्लस I2 R2 प्लस E2 माइनस I2 R5 प्लस I1 R4 और माइनस E1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे आगे नोट करें तो आप इसी को लिख सकते हैं I1 R1 माइनस I1 प्लस I2 R2 माइनस I2 R5 प्लस I1 R4 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। यानी आपके पास ये बन जाएगा एक तरीके से समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई, यानी
पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम होता है, ये जो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन आप यूं नोट कर सकते हो, समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई। तो ये एक स्टेटमेंट ये भी बन जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो सेल्स के ईएमएफ के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। यहाँ पर आपके पास ये स्टेटमेंट बन जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ potential difference across each element is equal to algebraic sum of total EMF of sources। अब EMF जो होता है वो वर्क डन बाय द सोर्स इन फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन इन फ्लोइंग पर यूनिट चार्ज इनटू द सर्किट होता है। तो एक तरीके से जितना वर्क डन सोर्स ने किया उतना वर्क डन हमें आउटर इलेक्ट्रिक सर्किट में मिल गया। तो इस तरह से ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपके पास सेकंड लॉ में है बेटा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पुटअप कर लिया जाता है कि सेकंड लॉ किस लॉज पर डिपेंडेंट है, तो आपको बताना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।